हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 8th की इंग्लिश के लेसन 12 नो मोर अबाउट के एक्सरसाइजेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस लेसन के एक्सरसाइजेस में मीनिंग्स को देखते हैं। तो चलिए ये मीनिंग्स बच्चों हमने यहाँ पर बुक से पीछे से लिए हैं और इनके बीच में ये जो इनके उच्चारण है वो लिख दिए गए हैं। यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं और ये इनके अर्थ हैं। तो आप यहाँ वीडियो से इनको देख करके व्यवस्थित इन मीनिंग्स को लिख लें। ये सारे मीनिंग्स आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लें। ये वीडियो स्पष्ट रूप से आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद कुछ मीनिंग्स 153 पेज पर भी हैं। ये लेसन 13 के अभी आपको नहीं लिखना है, तो केवल यहाँ तक लिखना है, अट्रैक्शन तक, क्योंकि 12 लेसन में मीनिंग्स केवल इतने यहाँ तक दिए गए। तो इस प्रकार आपके ये सभी मीनिंग्स आप लिख लें। एक बार छोटे फॉर्मेट में आपको दिखा दिया जाए। ये पहला पेज है, आप ये सभी मीनिंग्स लिख लें। इसके बाद ये दूसरे पेज के मीनिंग्स हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। एक्सरसाइजेस, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रीड एंड लर्न, पढ़ो और याद करो। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को हम पढ़ते हैं और इनके अर्थ भी समझते हैं। बच्चों इनके अर्थ वैसे साथ में लिख दिए गए हैं, तो आप एक बार यहाँ से अपने फेयर कॉपी में भी लिख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम। डायनेस्टी, weapon, paddled off, stone carved, folklore, mature, cow dung, tattoo, stray, scatter, erected, exhibit, customary, recognition, tiled roof। तो बच्चों इनके यहाँ पर अर्थ भी लिखे हुए हैं। डायनेस्टी का अर्थ है राजवंश या कुल, और वेपन का अर्थ होता है हथियार, और तीसरा जो है पैडल्ड ऑफ, इसका मतलब है, ये इधर लिख दिया है हमने, साइकिल पर सवार होकर चलना या पैडल मारना। और अगला है इसमें स्टोन कार्व्ड, इसका मतलब है नक्काशी करना, पत्थर पर नक्काशी, या पत्थर पर नक्काशी करना या पत्थर की नक्काशी। फोकलोर, इसका मतलब है लोक साहित्य। मैच्योर, इसका मतलब है परिपक्व। काउडंग, इसका मतलब है गोबर या गाय का गोबर। टैटू, शरीर पर गोदन या गोदना, शरीर पर जो मेले में ज़्यादातर लोग आते हैं और टैटू बनाने वाले, तो वो शरीर पर गोद करके टैटू बनाते। स्ट्रे का अर्थ होता है भटका हुआ, विचलित या गुमराह। स्कैटर, इसका मतलब है बिखराना या अस्त व्यस्त करना। इरेक्टेड, स्थापित किया। एग्जिबिट, प्रदर्शन करना। कस्टमरी, परंपरागत या प्रथागत। रिकग्निशन का मतलब है पहचान। टाइल्ड रूप कहते हैं खपरेल, जो खपरेल वाले जो घर बने रहते हैं गांव में, ज़्यादातर आदिवासी गांव में भी काफ़ी मिलते हैं। चलिए तो अब ये इस प्रकार हमारा ये रीड एंड लर्न का फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक तरीके से वो पूरा हुआ। अब हम चलते हैं वर्ड पावर की तरफ। तो वर्ड पावर में देखते हैं हम सबसे पहले। तो चलिए वर्ड पावर में पढ़ते हैं। ए क्वेश्चन दिया है, अंडरलाइन द साइलेंट वर्ड लेटर, अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रीड द वर्ड्स अलाउड। इसका मतलब है कि ये जो नीचे शब्द दिए गए, इन शब्दों में कुछ साइलेंट अक्षर दिए हैं, तो उन साइलेंट अक्षरों को आपको अंडरलाइन करना है, ऐसे अंडरलाइन करना है, और साथ साथ उनको आपको शब्द को भी पढ़ना है, ज़ोर से शब्द को पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे कौन से अक्षर हैं जो कि साइलेंट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एज, इसको पढ़ते हैं एज। यहाँ पर बच्चों डी साइलेंट है। एडजेक्टिव, यहाँ पर भी डी साइलेंट है। बैच, यहाँ पर भी डी साइलेंट है। तो ये सभी एक जैसे डी वाले साइलेंट वाले एक तरफ एक ग्रुप में हैं। दूसरे में आते हैं हम, यहाँ पर
टॉम, इसको टॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको टॉम पढ़ेंगे, टॉम। इसको पढ़ेंगे बॉम, इसको पढ़ेंगे कॉम। तो यहाँ पर तीनों में बी लेटर जो है अक्षर साइलेंट है। इसी प्रकार यहाँ पर तीसरा है, तो इसको पढ़ेंगे PALM। तो यहाँ पर L साइलेंट है, यहाँ पर भी L साइलेंट है और यहाँ पर भी L साइलेंट। तो पाम, कुड, वॉक, इनको पाल्म या कुल्ड या वाल्क ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इनका सही उच्चारण रहेगा पाम, पाम, कुड, कुड, और इसको पढ़ेंगे वॉक, वॉक। तो इस प्रकार इन सब का ये उच्चारण भी देख लिया आपने और ये भी देखा कि कौन सा इसमें अक्षर साइलेंट था। अगला बी नंबर का प्रश्न है, उसको हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। ऐड सफिक्स ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो शब्द दिए गए हैं ब्यूटीफुल, सिंपल, जनरल, क्वाइट, मीन, एक्चुअल, इन शब्दों में ly जोड़ना है। सफिक्स का मतलब प्रत्यय, प्रत्यय के रूप में या प्रत्यय जोड़ना है। प्रत्यय बच्चों उनको कहते हैं जो कि शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। जैसे कोई एक शब्द लेते हैं हम, समाज, समाज में हमने एक जोड़ा तो ये क्या बन गया, सामाजिक। ये नया शब्द बन गया सामाजिक। तो यहाँ पर एक प्रत्यय है, उसी प्रकार ये सडन जो शब्द है इसमें ly जुड़ेगा तो ly यहाँ पर सफिक्स है। सफिक्स हिंदी में ही प्रत्यय को कहते हैं, इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं और हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। तो ये प्रत्यय जब एक जुड़ा समाज के साथ तो नया शब्द बना सामाजिक। ऐसे ही ly जो सफिक्स है वो सडन के साथ जुड़ेगा तो बन गया सडनली। तो अब इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ly जोड़ करके नया शब्द तो बनेगा ही, साथ साथ क्या करना है, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको खुद से सेंटेंस भी बनाने हैं विद द सेम डेरिवेटिव्स। ये जो शब्द दिए गए हैं उनमें सभी में ly जोड़ करके आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो चलिए इन सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। बच्चों ये वही प्रश्न है बी नंबर का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए सीधे प्रश्न जो सेंटेंसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल दिया था, सडन और ly जोड़ा तो सडनली बन गया। ऐसे इधर ब्यूटीफुल और इसमें जब ly जोड़ेंगे हम तो ये बन जाएगा ब्यूटीफुली। सिंपल में ly जोड़ेंगे तो बन गया सिंपली। तो इनके सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में जब हमने ly जोड़ा तो ब्यूटीफुली बना, तो इसका सेंटेंस है मोहन राइट्स लेटर्स ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली का मतलब है सुंदर तरीके से या आकर्षक ढंग से। मोहन बहुत ही सुंदर तरीके से लिखता है। दूसरा है सिंपल, प्लस ly जोड़ा तो बन गया सिंपली। तो इसका जो सेंटेंस है वो है ही लिव्स सिंपली ऑन द फार्म। ऑन द फार्म मतलब खेत पर या जो उसका रहने का स्थान है फार्म, वहाँ वह बहुत सिंपल तरीके से मतलब सादे तरीके से, सरल तरीके से रहता है। तो यहाँ पर ये सिंपली बन गया। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तीसरे में है जनरल, इसके साथ में ly अगर लगेगा तो बनेगा जनरली। जनरली का अर्थ होता है साधारण तरीके से। तो शी जनरली कम्स लेट एट होम। जनरली का मतलब साधारण तरीके की बजाय हम कह सकते हैं सामान्यतः। तो शी जनरली कम्स लेट एट होम, वह सामान्यतः घर पर देर से आती है। इसी प्रकार ये चौथा है क्वाइट, तो इसमें ly जुड़ा क्वाइट में तो ये बन गया क्वाइटली। क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप। तो इसका सेंटेंस बना वी एंटर्ड द रूम क्वाइटली। हमने एक कमरे में चुपचाप प्रवेश किया, मतलब बिना आवाज़ किए हुए हमने कमरे में प्रवेश किया। पांचवा है मेन, इसके साथ में ly जुड़ा तो बन गया मेनली। ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका सेंटेंस देखते हैं। ही गोज टू वॉच मूवी मेनली ऑन संडे। मेनली का मतलब है मुख्यतः। वह रविवार को मुख्यतः मूवी देखने जाता है।
छठवां नंबर देखते हैं एक्चुअल, इसके साथ में एल वाई जुड़ता है तो बनेगा एक्चुअली। क्या बनेगा? एक्चुअली। तो एक्चुअली का मतलब है वास्तविकता में। तो वास्तविकता में ही इज एन एक्टर, वास्तविक रूप से या यथार्थ में वह एक एक्टर है। एक्टर का मतलब अभिनेता है। तो इस प्रकार हमारा बी नंबर का ये प्रश्न पूरा हुआ। अगला देखते हैं बच्चों। यहाँ पर एक खास बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ये सारे वर्ड्स में एल वाई जोड़ा, ब्यूटीफुल में एल वाई जोड़ा, तो ये डबल एल ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन सिंपली वाला एक ऐसा यूनिक वर्ड आया जिसमें ई आया है, सिंपल के साथ में ई और एल वाई जोड़ने पर केवल एल वाई आया। तो इसमें क्या हुआ है कि सिंपल जो वर्ड है उसके साथ में हमने एल वाई जोड़ा, बाकी सभी में तो हमने एल वाई कनेक्ट किया, तो ऐड किया, तो वह पूरा सेंटेंस वही बना जो बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आया। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ई को हटा करके एल वाई जोड़ रहे हैं। असल में एल वाई की जगह पे ओनली वाई ऐड हो रहा है। तो क्या बन रहा है फिर वो? सिंपली। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सिंपल में जब एल वाई जोड़ें आप, तो केवल आपको वाई ही जोड़ना है और ई हटा देना है। तो इस प्रकार आपका ये वर्ड स्पष्ट रूप से बनेगा और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब अगला हमारा प्रश्न है कॉम्प्रीहेंशन का। इसमें है आंसर दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के जो नीचे लिखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमने व्यवस्थित रूप से लिख रखे हैं। तो चलिए उस पृष्ठ पर चलते हैं। तो चलिए बच्चों, कॉम्प्रीहेंशन के अंतर्गत पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड भील स्टैंड फॉर? ये जो शब्द है भील, इसका अभिप्राय क्या है? स्टैंड फॉर मतलब अभिप्राय या अर्थ क्या है? आंसर है इसका द वर्ड भील स्टैंड्स फॉर बो। जो शब्द भील है इसका मतलब है बो, मतलब धनुष। भील शब्द का अर्थ है धनुष अथवा कमान, जो कि द वेपन, जो कि एक हथियार है। तो द वर्ड भील स्टैंड्स फॉर बो द वेपन। इस प्रकार आपका ये पहला प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मेंशन द नेम्स ऑफ ट्राइबल रिच एरियाज इन एमपी। मध्य प्रदेश में जनजाति समृद्ध क्षेत्र, ऐसे कौन कौन से जनजाति समृद्ध क्षेत्र हैं, उनके नाम मेंशन करना है, उनके नाम बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी एंड रतलाम आर ट्राइबल रिच एरियाज इन एमपी। मध्य प्रदेश में जनजाति समृद्ध क्षेत्र हैं झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी और रतलाम। ये इतने जनजातीय समृद्ध क्षेत्र हैं। इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तीसरे प्रश्न, व्हाट इज गतला या गटला? जो भी आप पढ़ें, गटला पढ़ सकते हैं। आंसर है गटला इज अ मेमोरी पिलर विच इज स्टोन कार्व्ड एंड ऑयल पेंटेड। ऑयल पेंटेड इसका मतलब है तेल से पुता हुआ है या तेल के चित्र बने हुए हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। गतला एक स्मृति स्तंभ है जो कि स्टोन कार्व्ड है, मतलब इस पर पत्थर की नक्काशी की गई है या इसके पत्थर पर नक्काशी की गई है। एंड ऑयल पेंटेड, और इस पर तेल चित्र बने हैं, अर्थात तेल से चित्र बने हैं या ऑयल पेंटेड है, कुछ भी आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न फोर्थ नंबर का, व्हाट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस डू द भील विमेन वेयर? इसको बच्चों विमेन पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ WOMEN है, बहुत सारी महिलाओं की बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का मतलब है कि जो भील औरतें हैं या महिलाएं किस प्रकार की ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं, या भील महिलाएं किस प्रकार की ड्रेस पहनती हैं।
ड्रेसेस का मतलब है कपड़े। ये भी कह सकते हैं कि भील महिलाएं किस प्रकार के कपड़े पहनती हैं। तो इसका आंसर है विमेन वियर कलरफुल घाघरा विद पोलका कांचली ईटीसी। मतलब जो भील औरतें हैं वे रंग बिरंगे घाघरे, पोलका और कांचली पहनना पसंद करती हैं। ये जो कांचली है, पोलका भी ये पहनने वाला एक उनका वस्त्र है घाघरा के साथ में। तो इस प्रकार ये कलरफुल घाघरा, पोलका और कांचली पहनती हैं। अगला हमारा प्रश्न है 5वें नंबर का, वॉट आर द इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ भील्स। भीलों के मुख्य नृत्यों के जो फॉर्म्स हैं या प्रकार कह सकते हैं वो कौन से हैं। भीलों के नृत्यों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ भील्स। भीलों के मुख्य नृत्यों के प्रकार हैं सोलो, लहरी, पाली, दंडावड़ी, घोड़ो, दंग सोलो एंड छलावड़ी। ये थोड़े कठिन शब्द हैं, इनके उच्चारणों में थोड़ा फर्क हो सकता है और आप अपने स्तर पर इनको व्यवस्थित रूप से समझ करके उच्चारण करें। चलिए, तो इनका ये 5वें नंबर का प्रश्न में था कि किस प्रकार के इनके नृत्य हैं। तो ये इनके नृत्यों के प्रकार हैं जो कि इसमें क्वेश्चन में मेंशन किए गए थे। इसके आंसर में आपने अच्छे से देखे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 6वें नंबर का। मेंशन सम ऑफ द नेम्स ऑफ द ट्राइबल पर्सनैलिटीज। जनजातीय पर्सनैलिटी कहते हैं व्यक्तित्व और ट्राइबल कहते हैं जनजातीय। ट्राइबल पर्सनैलिटीज मतलब जनजातीय जो महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में बताइए और उनके नाम बताइए। हु हैव गॉट रिकग्निशन, रिकग्निशन कहते हैं पहचान, एट इंटरनेशनल लेवल, जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ऐसे कुछ ट्राइबल पर्सनैलिटीज के बारे में आप बताइए। तो आंसर है पेमा फात्या। ये नाम है बच्चों, पेमा फात्या, राम सिंह उर्वेटी या उर्वेती, रानी दुर्गावती एंड तीजन बाई आर द नेम्स ऑफ द ट्राइबल पर्सनैलिटीज। मतलब पेमा फात्या, राम सिंह उर्वेती, रानी दुर्गावती, तीजन बाई, ये सब वो नाम हैं जो कि ट्राइबल पर्सनैलिटीज के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने हु हैव गॉट रिकग्निशन एट द इंटरनेशनल लेवल, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। तो ये आपके 6 नंबर का प्रश्न पूरा हुआ। अगला हम देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द भगोरिया हाट। भगोरिया हाट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली। होली से एक सप्ताह पहले साप्ताहिक बाजार लगता है। इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है एज भगोरिया हाट। होली से एक सप्ताह पहले एक साप्ताहिक बाजार मतलब 7 दिन में लगने वाला, 7 दिन में एक बार बाजार लगता है, तो वह बाजार भगोरिया हाट के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। द विलेजर्स डांस, गांव वाले नृत्य करते हैं। अप्लाई गुलाल ऑन द फेसेस ऑफ देयर रिलेटिव्स, वे अपने रिश्तेदारों के चेहरों पर गुलाल लगाते हैं। एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के चेहरों पर भी। एंड ऑफर देम स्वीट्स, और उनको मिठाइयाँ, एंड स्नैक्स, नमकीन, उनको मिठाइयाँ और नमकीन ऑफर करते हैं, परोसते हैं। आइस कैंडीज, आइस कैंडीज भी उनको परोसते हैं। ईटीसी और भी कई चीज़ें खाने की जो उनको ऑफर करते हैं। द चिल्ड्रन एंजॉय अ राइड ऑन द स्विंग्स, और जो बच्चे रहते हैं वे सभी झूलों पर झूलना पसंद करते हैं और झूलों की सवारी करते हैं। इस प्रकार आपका ये 7 नंबर तक का क्वेश्चन पूरा हुआ। आगे चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद हमारा अगला प्रश्न है बी नंबर का, से यस और नो, हाँ और नहीं आपको बताना है। तो पहला प्रश्न है,
डू द भील्स लिव इन पक्का हाउसेस, क्या भील पक्के घरों में रहते हैं? इसका उत्तर है हाँ। आर दे फॉन्ड ऑफ टैटूइंग, मतलब क्या वे टैटू बनवाने के शौकीन हैं? हाँ, ये भी सही है। आर द भील्स प्रोफिशिएंट इन स्टोन क्राफ्ट, क्या भील पत्थर की नक्काशी करने में या स्टोन क्राफ्ट में महारत हासिल है इनको, दक्ष हैं? प्रोफिशिएंट का मतलब सक्षम है या दक्ष हैं, तो इसका उत्तर भी आएगा हाँ। इज तीजन बाई फेमस फॉर सिंगिंग पंडवानी, क्या तीजन बाई पंडवानी गायन के लिए प्रसिद्ध है? इसका भी उत्तर है हाँ, सही है। पांचवा है डू द भील्स लाइक कलरफुल ड्रेसेस, क्या भील रंग बिरंगी पोशाक या कपड़े पहनना पसंद करते हैं या पहनते हैं? तो इसका उत्तर भी हाँ। तो ये आपके सभी इनके आंसर्स इसमें यस 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 में आएंगे। तो इस प्रकार आपका ये बी नंबर का प्रश्न पूरा हुआ। अगला चलते हैं हम, लेट्स लर्न। आओ याद करें। कंपेयर दीज टू सेंटेंसेस, इन दोनों वाक्यों की तुलना करनी है। कैसे? पहला नंबर है द हंटर किल्ड द टाइगर, शिकारी ने टाइगर को मार डाला। दूसरा है द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर, दूसरे का अर्थ है कि टाइगर मतलब चीता, चीता शिकारी के द्वारा मारा जा चुका था, सॉरी, चीता शिकारी के द्वारा मारा गया था। तो इनमें दोनों में कंपेयर क्या करना है, ये नीचे इन लाइंस में लिखा हुआ है। पहले में दोनों का अर्थ सेम है लेकिन अंतर थोड़ा सा आ रहा है। क्या है? द हंटर किल्ड द टाइगर, शिकारी ने चीते को मार दिया या शिकारी ने चीते को मारा। दूसरा सेंटेंस है द टाइगर वॉज किल्ड बाय हंटर, बाय द हंटर, और चीता शिकारी के द्वारा मारा गया था। अब यहां पढ़ते हैं क्या कहता है ये सेंटेंसेस में। बोथ द सेंटेंसेस मीन सेम थिंग, दोनों सेंटेंसेस का अर्थ एक समान होता है, यह अर्थ एक समान है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैम इज दैट, और दोनों के बीच में जो अंतर है खास वो क्या है? इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट हंटर इज द डूअर ऑफ द एक्शन, पहला जो वाक्य है इसमें जो हंटर सब्जेक्ट के रूप में आया है यह एक्शन के रूप में मतलब क्रियाशील है, कहने का मतलब यह करता है, डूअर है, काम करने वाला। दैट इज द सब्जेक्ट इज एक्टिव, और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है। द वर्ब किल्ड इज देयरफॉर सेड टू बी इज इन द एक्टिव वॉइस, और यहां पर जो वर्ब है वो वर्ब किल्ड है वो क्या है? एक्टिव फॉर्मेट में, मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है और इसके साथ जो किल्ड वर्ब है वो भी एक्टिव है और उसको एक्टिव वॉइस के रूप में, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस के रूप में कहा गया है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है? इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट टाइगर इज द सफरर और द रिसीवर ऑफ द एक्शन। दूसरा जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो टाइगर शब्द है, ये जो टाइगर शब्द है यह क्या है? ये सफरर है, इसका मतलब यह या तो नुकसान सह रहा है या रिसीवर ऑफ द एक्शन, या कार्य का प्राप्त करता है, मतलब क्या एक्शन हो रहा है वो इस पर अप्लाई हो रहा है, ये मतलब है। दैट इज, इसका मतलब है द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव, कहने का मतलब है इस पर कार्य हो रहा है और यहां पर हंटर कार्य कर रहा है। बस इतना ही फर्क है कि यहां जो टाइगर है इस टाइगर पर कार्य किया जा रहा है, इसीलिए ये कह रहा है कि द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव। इसका मतलब है यहां पर जो टाइगर है वो एक्टिव नहीं है बट पैसिव, और वो टाइगर क्या है? पैसिव है। पैसिव का मतलब निष्क्रिय। द वर्ब वॉज किल्ड इज देयरफॉर, तो जो वर्ब है यहां पर जो किल्ड, तो ये टाइगर के हिसाब से ये टाइगर पैसिव है तो यहां पर वर्ब भी पैसिव है, सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। तो यहां पर जो वर्ब है वो किस फॉर्मेट में आएगी? पैसिव वॉइस में आएगी। तो यहां पर बस इतना ही फर्क है। सीधी सीधी बात में अगर इसके बारे में बताऊं तो यहां पर द हंटर एक्टिव सब्जेक्ट है और यहां पर ये वर्ब है एक्टिव वॉइस के रूप में,
और टाइगर है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट है निष्क्रिय, क्योंकि ये इस पर काम किया जा रहा है, इसीलिए ये वर्ब भी निष्क्रिय, तो इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे इसको। और पहले वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कार्य करने वाला है और ये दूसरे में कार्य इस पर हो रहा है। तो बच्चों थोड़ा समझ में आया होगा। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं हम। अगले पृष्ठ पर यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इनको देखते हैं किस प्रकार से ये बने हुए हैं। पहला है द व्हील्स मेक रेक्टेंगुलर हर्ट्स। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा इसके आंसर में। रेक्टेंगुलर हर्ट्स आर मेड बाय द व्हील्स। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, और जो सब्जेक्ट है इधर एक्टिव में वो इधर आकर के इधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार ये एक तरफ एक्टिव वॉइस दिए गए हैं और इधर पैसिव वॉइस दिए गए हैं, तो इनको आप व्यवस्थित अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये चूंकि बुक में दिए गए हैं तो इनके आंसर, और इनको समझने के लिए आपको थोड़ा व्याकरण अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएंगे। तो हम डायरेक्ट वहाँ चलते हैं जहाँ पर इनको बनाने की विशेष आवश्यकता है। तो चलिए बच्चों ए नंबर का जो प्रश्न है हम उसको पढ़ते हैं। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइसेस। पैसिव वॉइस, ये जो सेंटेंसेस दिए गए इनको पैसिव वॉइस में बदलना है। द वर्ब्स आर गिवन इन ब्रैकेट्स फॉर योर हेल्प। इसमें चूंकि थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो जो ब्रैकेट्स में लिख दी गई है मदद के लिए। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और ये पहला जो ये एक सेंटेंस है वो आपके लिए किताब में पहले से करके दिया गया है। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ। माई मदर राइट्स डिटेक्टिव स्टोरीज। मेरी मदर डिटेक्टिव स्टोरीज लिखती है। तो यहाँ पर जो राइट जो शब्द है इसकी फॉर्म लिखी हुई थर्ड आर रिटन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिटेक्टिव स्टोरीज आर रिटन बाय माय मदर। तो ये एक तरीके से इसका एक बना हुआ सेंटेंस दिया गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम इसमें। अगला सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। तो यहाँ पर आर बीइंग फ्लॉन, तो काइट्स ये जो इसका ऑब्जेक्ट है हम इसको इधर ले लेंगे। काइट्स आर बीइंग फ्लॉन, ये यहाँ से ले लिया हमने, ये जो दिया है बाय द चिल्ड्रन, मतलब पतंगे बच्चों के द्वारा उड़ाई जा रही हैं, इसका मतलब ये हुआ। और इसका जो एक्टिव वॉइस है ये, इसका मतलब है द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग या पतंगे उड़ा रहे हैं। इसका आंसर बनेगा काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन, पतंगे बच्चों के द्वारा उड़ाई जा रही हैं। अगला प्रश्न है आई हैव डन द वर्क, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब हमारे लिए ये दी हुई है, तो हम इसका बनाएंगे। तो वर्क इधर आ जाएगा, द वर्क हैज़ बीन डन, ये इधर से मिल गया, और हमको आई को कर्म के रूप में बदलना होता है, बाई लगा करके हम इसको कर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदल देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द वर्क हैज़ बीन डन बाय यू। अगला सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया। इसमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई हमको मुख्य क्रिया के साथ में वॉज, और मुख्य क्रिया है कुक्ड थर्ड फॉर्म के रूप में। तो इसमें फूड है वो इधर आ जाएगा, द फूड वॉज कुक्ड, ये हमको यहाँ से मिल गया, और बाय हर, ये हमको बाय अलग से जोड़ना पड़ती है नियम के हिसाब से, जो पैसिव वॉइस में कन्वर्जन के नियम है उसमें, और हर ये शी का कर्म रूप है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो इस प्रकार आप इनको बच्चों अपने शिक्षक की मदद से भी इनको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो पे समझाने पे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
5वां नंबर है दे वर पेंटिंग द हाउस, वे घर की पुताई कर रहे थे। तो इसका बनेगा द हाउस वॉज बींग पेंटेड बाय देम, उनके द्वारा घर की पुताई की जा रही थी। पैसिव वॉइस के हिसाब से इसमें जब देम और अस आता है तो हम इसको नहीं भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर इतना भी बन सकता है द हाउस वॉज बींग पेंटेड, बस इतने से भी काम हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा यू हैड सोल्ड द कार, तुमने कार बेची थी। तो यहां पर मदद के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब विद मीन वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ में मिल रही है। तो इधर द कार जो है वो इधर सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। द कार हैड बीन सोल्ड और बाय लगा के यू लगाएंगे। बच्चों बाय तो हर सेंटेंस में आएगा, ये बता दूं मैं आपको। कुछ ऐसे स्पेशल शब्द हैं जिनके साथ में विद या इन आता है या और कुछ प्रपोजिशंस आते हैं, लेकिन बाय तो जनरली आता है, ये तो आपको बाय लगाना ही है। एक सेंटेंस में आपको व्यवस्थित समझा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्टिव वॉइस से चलो एक सेंटेंस अलग ले लेते हैं, इसका अर्थ समझ लीजिए पहले। द कार हैड बीन सोल्ड बाय यू, आपके द्वारा कार बेची गई थी। तो ये इसका अर्थ हो गया। अगला सेंटेंस लेते हैं द विलेजर्स विल गाइड यू, गांव वाले आपको गाइड करेंगे, मतलब आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इसका ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, वो इधर का सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस का। और ये इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मीन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब विल बी हो गया, विल बी, और थर्ड फॉर्म ये है ही सही गाइडेड। तो ये पूरा इतना बन गया हमारा यू विल बी गाइडेड, और बाई लगा के ये जो इधर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हम इधर बाई लगा के ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। तो इस प्रकार आपका ये पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। और इसका अर्थ बन जाएगा पैसिव वाले का यू विल बी गाइडेड बाय द विलेजर्स, आप गांव वालों के द्वारा मार्गदर्शित किए जाओगे, अर्थात आपका गांव वालों के द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। अगला हम सेंटेंस देखते हैं वी विल हैव डन अवर वर्क। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मीन वर्ब मिल जाएगी हमको। तो ये जो अवर वर्क है ये वापस इधर आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, अवर वर्क, और ये वापस इधर ले लेंगे हम। विल हैव बीन डन, और बाय तो लगाना ही है, पहले बता दिया था। और ये जो वी है इसका ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो बच्चों इसकी एक तो ऑब्जेक्ट फॉर्म सब्जेक्ट से कैसे बनता है इसकी टेबल आपको पढ़ना पड़ेगी, और थर्ड फॉर्म याद करने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ थोड़ा इसका फार्मूला है कि सब्जेक्ट को इस साइड लाना है, ऑब्जेक्ट को उधर ले जाना है। तो थोड़ा सा है इसमें, आपको ग्रामर पढ़ना है। शिक्षक की मदद से आप इनको, अपने सर की मदद से आप अच्छे से इनको सीख सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, इसका अर्थ समझ लीजिए वी विल हैव डन अवर वर्क, हम अपना काम कर चुके होंगे। तो इसका जो पैसिव वाला अर्थ है वो बनेगा अवर वर्क विल हैव बीन डन बाय अस, हमारा काम हमारे द्वारा किया जा चुका होगा। तो यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि बाय अस आप नहीं लिखें तो भी चलेगा। इसका आंसर अवर वर्क विल हैव बीन डन इतना भी रह सकता है। चलिए आगे का सेंटेंस देखते हैं। अ गॉड वुमन इज पेंटिंग द वॉल्स। तो इसका आंसर है द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड बाय अ गॉड वुमन। एक गौंड जनजाति की महिला है, वह दीवारों को पोत रही है या दीवारों पर पेंटिंग कर रही है। तो द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड बाय अ गॉड वुमन, दीवारें एक गौंड महिला के द्वारा पोती जा रही हैं या उस पर पेंटिंग की जा रही है। तो बच्चों इस प्रकार ये सारे सेंटेंसेस हैं। एक लास्ट और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। द बॉय गेव मी अ टॉय। तो इसका आंसर है अ टॉय वॉज गिवन टू मी बाय द बॉय। एक खिलौना मुझे लड़के के द्वारा
दिया गया था। और यहाँ एक और सेंटेंस इसका बनता है, आई वॉज गिवन अ टॉय बाय द बॉय। मुझे लड़के के द्वारा एक खिलौना दिया गया था। यहाँ पर दो प्रकार से इसलिए बन रहा है कि वहाँ पर मी और अ टॉय दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं। इसमें जो मी ऑब्जेक्ट है यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर द बॉय, यहाँ पर सॉरी पैसिव में एक्टिव में देखते हैं, एक्टिव सेंटेंस में यहाँ पर मी जो ऑब्जेक्ट है यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ टॉय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होने की वजह से इसके दो सेंटेंसेस बने, अर्थात दो आंसर बने। तो इस प्रकार आपके ये सारे पैसिव वॉइसेस कंप्लीट हो गए। अब अगला हमारा जो प्रश्न है वह है लेट्स टॉक। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स टॉक में आओ बातें करें। रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स। दो दोस्तों के बीच में टेलीफोन के द्वारा बातचीत है, इसको पढ़ना है। कंप्लीट द फर्दर स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ट्रेड फेयर गिवन इन लेट्स रीड एक्सरसाइज। लेट्स रीड एक्सरसाइज आगे दी हुई है। उस एक्सरसाइज में ट्रेड फेयर मतलब मेले के ऊपर एक चित्र दिया गया है एडवर्टाइजमेंट के रूप में, तो उसको देख करके उसके स्टेटमेंट के आधार पर आगे की जो बातचीत है उसको पूरा करना है। तो चलिए पहले मैं आपको ट्रेड फेयर का चित्र दिखाता हूं। तो बच्चों ये जो चित्र है, इस चित्र से संबंधित उन दोनों की बातचीत है जो कि उन्होंने फोन पर की है। तो इस चित्र को आप अपनी बुक में अच्छे से देखें और इस चित्र के आधार पर जो बातचीत हो रही है उसमें अनुमान लगाकर प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। तो चलिए हम बातचीत को शुरू करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रमन, मे आई टॉक टू सुमन? क्या मैं सुमन से बात कर सकता हूं? सुमन, यस स्पीकिंग, हाँ बोल रही हूं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रमन, गुड मॉर्निंग। आर यू इंटरेस्टेड इन विजिटिंग द रूरल ट्रेड फेयर? रूरल ट्रेड फेयर का मतलब है ग्रामीण व्यापार मेला। रनिंग इन भोपाल हाट, भोपाल हाट में जो ग्रामीण व्यापार मेला चल रहा है तो उसके विजिट करने के संबंध में क्या आप इंटरेस्टेड हैं? आगे देखते हैं। सुमन कहती है, ओह यस, हाँ, आई विल बी कमिंग विद यू इन द इवनिंग टू विजिट द ट्रेड फेयर। मैं आपके साथ व्यापार मेले को विजिट करने के लिए शाम को आऊँगी। मतलब मैं उस ट्रेड फेयर को विजिट करने के लिए शाम को आपके साथ आ रही हूँ या आ रही हूँ होंगी। चलिए, रमन कहता है, डू यू नो अबाउट द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द फेयर? क्या आप उस मेले के बारे में कुछ विशेष बातें जानते हो? सुमन कहती है, नो, दिस इज़ माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू विजिट अ रूरल फेयर। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, यह मेरा पहला अवसर है कि मैं किसी ग्रामीण मतलब विजिट पर जा रही हूँ। रमन कहता है, इट इज़ बीइंग हेल्ड फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 30th अक्टूबर। यह मेला 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक लगाया जा रहा है। बच्चों ये उस चित्र में दिया गया है, वहाँ पर नीचे 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, तो आप उस चित्र में आसानी से देख सकते हैं ये। सुमन कहती है, यू वर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट फीचर्स। आप उन इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो रमन कहता है, यस, हाँ, द इम्पोर्टेंट फीचर्स आर, इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है? द मैजिक हैंड्स ऑफ द डिफरेंट आर्टिस्ट ऑफ ऑल ओवर द स्टेट। पूरे राज्य के जितने भी अलग अलग कलाकार हैं उनके जादुई हाथों का कमाल है उसमें। मतलब उनके हाथों से बनी हुई अच्छी अच्छी चीज़ें उस मेले में हैं। इज़ देयर एनी स्पेशलिटी रिलेटेड टू द ड्रेस मटेरियल शॉप? कोई ऐसी विशेष
खास बात जो कि ड्रेस मटेरियल शॉप मतलब कपड़ों के मटेरियल से संबंधित दुकान जो है उससे कोई संबंधित खास बात हो तो वो बताइए। तो रमन कहता है यस, हाँ वो भी है। देयर विल बी ड्रेस मटेरियल विद बाघ प्रिंट्स, वहाँ पर भी ऐसी ऐसी ड्रेस मटेरियल के प्रिंट हैं जो कि बाघ प्रिंट से संबंधित हैं। मतलब ऐसे ऐसे ड्रेस के मटेरियल्स हैं जो कि बाघ प्रिंट से बने, पिथौरा कला से बने हैं, बूंदनी और मधुबनी ये उनकी कलाएं हैं, उनसे बने हैं। पेंटिंग्स, बूंदनी और मधुबनी पेंटिंग्स से बनी हुई कुछ खास प्रिंटिंग्स भी हैं जो कि कपड़ों की सामग्री से संबंधित है। सुमन कहती है विल देयर बी एनी कल्चरल प्रोग्राम आल्सो, वहाँ पर कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा क्या? तो रमन कहता है इसका उत्तर यहाँ से यस, हाँ होगा। देयर विल बी स्पेशल पर्सनैलिटीज एंड कल्चरल प्रोग्राम्स ऑल्सो, हाँ वहाँ पर स्पेशल प्रेजेंटेशंस है, पर्सनैलिटीज नहीं है। यस, हाँ वहाँ पर विशेष प्रदर्शन भी होंगे या आयोजन भी होंगे। एंड कल्चरल प्रोग्राम्स ऑल्सो, और कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे। स्पेशल प्रेजेंटेशंस एंड कल्चरल प्रोग्राम्स ये भी वहाँ पर इनका आयोजन होगा। सुमन कहती है आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग द फेयर, मैं तो फिर उस मेले को विजिट करने के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ। ओके बाय, वी विल बी मीटिंग टुमारो एट 4 PM। 4 PM, PM का मतलब होता है पोस्ट मैरिडियन, मतलब शाम का समय। तो हम कल शाम को फिर मिल रहे हैं। रमन कहता है बाय। रमन, दोनों की वार्तालाप समाप्त हो गई। इस प्रकार ये चर्चा संपन्न हुई। अब यहाँ पर ये प्रश्न कह रहा है लेट्स रीड, हेयर इज गिवन एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ रूरल ट्राइबल ट्रेड फेयर। जो ग्रामीण आदिवासी मेला था, व्यापारिक मेला, उसका एक चित्र दिया गया है। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन, और उस सूचना को ध्यान से पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, और उनके आंसर्स आपको देने हैं जो कि इसमें लिखे हुए हैं। तो कहने का मतलब है ये जो चित्र है, इस चित्र के अंतर्गत जो भी कुछ लिखा है उसको व्यवस्थित आपको पढ़ना है, और पढ़ करके उनके जो आंसर क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ये नीचे सॉरी, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये दिए हैं, तो इनके आंसर्स हमको लिखना है। तो आप अच्छे से इसका अध्ययन कर लें। ये आंसर्स सीधे सीधे आपको कॉपी में लिखे हुए हैं, उनको वहाँ से दिखाया जा रहा है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं और इनके उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, ये जो ट्रेड फेयर का जो चित्र है, उस चित्र के नीचे पेज नंबर 111 मतलब 111 पर ये चित्र दिया गया, उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर हम प्रारंभ करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट आर द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द ट्रेड फेयर? व्यापारिक मेले के मुख्य आकर्षण क्या हैं? तो आंसर है द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द ट्रेड फेयर आर मेटल क्राफ्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, चित्र में जो मेन हाईलाइटेड ये जो चीज़ें हैं, मेटल क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, ये ड्रेस मटेरियल, माटी वर्क, क्ले, स्पेशल प्रेजेंटेशंस, ये पहले आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो आप यहाँ से इनको समझ के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को भी पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से देखते हैं। द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द ट्रेड फेयर आर मेटल क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, कोम एंड बास्केटरी, माटी वर्क, क्ले, ड्रेसेस मटेरियल्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स। ये सब उस मेले के मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। मेटल क्राफ्ट कहते हैं धातु से बनी हुई चीज़ें, स्टोन क्राफ्ट कहते हैं पत्थर से बनी हुई नक्काशी वाली चीज़ें, वुड क्राफ्ट कहते हैं लकड़ी पर नक्काशी वाली चीज़ें, कोम एंड बास्केटरी का मतलब है
के जो टोकरी बनाने की जो कला है, कंघियाँ, टोकरी, माटी वर्क, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, क्ले, महीन मिट्टी है उससे बनी हुई डिज़ाइन की चीज़ें, ड्रेसेस, मटेरियल्स, मतलब कपड़ों से संबंधित कल्चरल प्रोग्राम्स, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वे सभी वहाँ पर आकर्षण के केंद्र हैं। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेम द वेन्यू ऑफ दिस ट्रेड फेयर। इस जो मेला है, मतलब इस मेले के या व्यापारिक मेले के वेन्यू का नाम बताइए, अर्थात उस स्थान का नाम बताइए। वेन्यू का मतलब उस स्थान का नाम बताइए जहां पर मेले का आयोजन हो रहा है। तो इसका आंसर है भोपाल हाट इज द वेन्यू ऑफ दिस ट्रेड फेयर। भोपाल हाट इस ट्रेड फेयर का मुख्य स्थल है जहां पर ये आयोजन हो रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को बच्चों अपनी फेयर कॉपी में जरूर लिख लें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस फेयर। इस मेले का ड्यूरेशन या अवधि कितनी है, या यह मेला कितने दिनों तक लगेगा। तो इसका आंसर है द ड्यूरेशन ऑफ दिस फेयर इज 28 डेज। इस मेले की जो अवधि है वह 28 दिन की है। फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर, मतलब 2 अक्टूबर से यह 30 अक्टूबर तक लगेगा। बच्चों इनके आंसर्स आप उस चित्र में आसानी से देख सकते हैं, वहाँ पर सूचनाओं के रूप में ये व्यवस्थित लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज ऑर्गेनाइजिंग दिस फेयर। तो सबसे नीचे उस चित्र में वेन्यू भी लिखा है भोपाल हाट, डेट भी लिखी है कब से कब तक है, और ऑर्गेनाइजर भी लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है तो उसका है पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। पंचायत जो हमारे गांव की रहती है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ग्रामीण विकास विभाग जो रहता है उसके द्वारा, पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग, एमपी गवर्नमेंट, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, मतलब वेलफेयर डिपार्टमेंट का मतलब समाज कल्याण विभाग। वेलफेयर डिपार्टमेंट का मतलब है समाज कल्याण विभाग। और कौन किसके डिपार्टमेंट है, SC/ST के। SC/ST का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। SC का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट और ST का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब। SC मतलब अनुसूचित जाति और ST मतलब अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। तो इस प्रकार इसमें पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग, MP गवर्नमेंट, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये सभी हैं इस मेले को आयोजित करने वाली संस्थाएं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, इसको मैं क्लियर कर देता हूं तो आप अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाउ मेनी स्टॉल्स आर देयर इन दिस ट्रेड फेयर। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस मेले में कितनी स्टॉल्स लगी हैं। तो आप चित्रों में देखेंगे तो यहाँ पर 6 स्टॉल्स लगी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये पहली स्टॉल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, और ये प्रोग्राम से संबंधित है, कल्चरल प्रोग्राम से संबंधित है। तो चलिए उस प्रश्न पर चलते हैं हम। तो इसका आंसर है देयर आर 6 स्टॉल्स इन दिस ट्रेड फेयर। इस व्यापारिक मेले में 6 स्टॉल्स मतलब दुकानें लगी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस मटेरियल्स आर अवेलेबल इन दिस ट्रेड फेयर। इस व्यापारिक मेले में किस प्रकार की ड्रेस मटेरियल्स है, मतलब कपड़ों की सामग्री किस प्रकार की है जो यहाँ पर उपलब्ध होगी। तो आंसर है द ड्रेस मटेरियल्स विद बाघ प्रिंट्स, बाघ के प्रिंट वाले, पिथौरा आर्ट वाले, बूंदनी एंड मधुबनी पेंटिंग्स आर अवेलेबल इन दिस ट्रेड फेयर। तो इस प्रकार की ये सामग्री कपड़ों की इस मेले में उपलब्ध रहेगी। तो इस प्रकार आपके ये ट्रेड फेयर से संबंधित जो चित्र था उसके सारे प्रश्न पूरे हुए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेट्स राइट, कंपेयर द बार डायग्राम्स एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो।
कहने का मतलब है कंपेयर द बार डायग्राम्स। ये जो दो चित्र दिए गए हैं, इन दोनों चित्रों को आपको तुलना करना है, इन दोनों चित्र की तुलना करनी है। जो बार डायग्राम्स हैं ये दोनों, इनकी तुलना करना है। और तुलना करने के बाद क्या करना है कि इनकी सूचनाओं के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं ये नीचे, इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए आपको एक पैराग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले इन ग्राफ्स के अंदर जो सूचनाएं दी हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ SC एंड ST ऑफ MP अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1991। 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की SC और ST जो पॉपुलेशन है, अनुसूचित जाति, और ST कहते हैं अनुसूचित जनजाति, इन दोनों कैटेगरीज की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उन जनसंख्या के तुलनात्मक आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन आंकड़ों को आप अच्छे से बच्चों पढ़ लें और इसके बाद सीधे सीधे इन प्रश्नों के उत्तर दें। तो हमने यहाँ पर इन आंकड़ों के आधार पर प्रश्न तैयार कर लिए हैं, आप इन प्रश्नों को समझ लीजिए। पहला प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1991 एंड 2001 हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ SC ST। 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सा ऐसा जिला है जिसमें SC ST की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो इसका आंसर है, आंसर यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1991 एंड 2001 झाबुआ हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ SC एंड ST। तो यहाँ पर उत्तर निकल के आया है झाबुआ। देखो बच्चों, यहाँ पर दोनों ग्राफ जितने ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं वो झाबुआ के, इसलिए इसका उत्तर झाबुआ आया है। तो मैं इनके आंसर्स आपको बता देता हूँ, ग्राफ में देख करके इनका खंडन आप स्वयं कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट्स हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉपुलेशन ऑफ SC एंड ST इन बोथ सेंससेस। जो 2001 और 1991 की दोनों जनगणनाएं हैं उनके आधार पर ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनमें SC ST की जनसंख्याएं समान हैं, लगभग समान है। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन उसके अप्रोक्सीमेट है, लगभग समान है। तो इसका आंसर है इन बोथ सेंससेस खरगोन एंड धार। खरगोन और धार जो दो जिले ऐसे हैं, इनकी जनसंख्याएं लगभग समान हैं उस दोनों जनगणना के अनुसार। और भी ज़िले आ सकते हैं, आप खंडन करके देखेंगे तो आसपास की जो नियरेस्ट आंकड़े वाले जो ज़िले हैं वो निकल के और भी आ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ SC एंड ST इन धार, झाबुआ एंड बड़वानी इन बोथ सेंससेस। दोनों जनगणनाओं के अनुसार या दोनों जनगणनाओं में धार, झाबुआ और बड़वानी जिलों में SC ST की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर ये नीचे है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ SC एंड ST इन धार, झाबुआ एंड बड़वानी इन द बोथ सेंससेस वाज, बस उत्तर इतना सा है, 5344,311। तो ये आपका आंकड़ा, ये लिख लीजिएगा आप। अगला है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम ग्रोथ इन SC एंड ST पॉपुलेशन। कौन सा ऐसा जिला है जो कि SC और ST में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रखता है या उसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है? तो इसका फोर्थ है आंसर, सीधी डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मैक्सिमम ग्रोथ इन SC एंड ST पॉपुलेशन। सीधी ज़िला ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा SC और ST की पॉपुलेशन में वृद्धि
हुई है। तो अगला एक लास्ट प्रश्न और देखते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा 5वें नंबर का। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ SC ऑब्लिक ST अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001। 2001 की जनगणना के अनुसार SC और ST की जनसंख्या का सबसे मिनिमम जो वृद्धि हुई थी, मिनिमम पॉपुलेशन थी, वो कौन सा जिला है? तो इसका आंसर है मंडला। ये 5वें नंबर का, मंडला डिस्ट्रिक्ट हैज मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ SC ऑब्लिक ST। इसका मतलब है SC या ST में, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001। 2001 की जनगणना के अनुसार मंडला एक ऐसा जिला है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। तो इस प्रकार आपके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पूरे हुए। एक लास्ट में प्रश्न बचा है आपका, लेट्स डू इट। तो इसको पढ़ लेते हैं। आओ करें विजिट मानव संग्रहालय, एनी ट्राइबल विलेज, टॉक टू योर टीचर एंड कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसका मतलब है कि किसी भी ट्राइबल विलेज या मानव संग्रहालय को आप जाकर के विजिट करें और टॉक टू योर टीचर, और अपने शिक्षक को कहें, एंड कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन, और वहाँ की सूचनाएं एकत्रित करें अबाउट डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अन्य जो जनजातियां हैं उनके बारे में अलग अलग सूचनाएं आप एकत्रित करें और अपने टीचर को बताएं उनके बारे में। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न बच्चों आपको स्वयं ही करना है। चूँकि ये विजिट वाला है तो आपके आसपास जो भी मानव संग्रहालय या ट्राइबल विलेज, मतलब आदिवासी जो गांव हैं, उनमें जाना है, आपको घूमना है और वहाँ उनसे संबंधित उनकी जानकारी को एकत्रित करके अपने पास कलेक्शन तैयार करना है। तो इसके आंसर्स आपको स्वयं तैयार करने हैं, स्वयं तैयार करें। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये पूरा लेसन 12 जो इंग्लिश का है, नो मोर अबाउट, इसका संपूर्ण एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट लेसन के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।